बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़वातीन हज़रात, हम आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर हैं अपना प्रोग्राम लेकर, और हमारे एक्सपर्ट सोइद बलोच साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। अभी हम इनसे पूछेंगे कि जो मुत्तहिदा अरब इमारात ने नए कानून पिछले हफ्ते के दौरान पास किए हैं और उससे कैसे हम लोग फ़ायदा हासिल कर सकते हैं, ख़ासतौर पर पाकिस्तानी कम्युनिटी। सोइद साहब अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? ठीक है सर, खैरियत से? सर, क्या पिछले हफ्ते की कुछ अपडेट्स हैं, वो क्या आ रही हैं नई डिटेल्स, कुछ बताइए उसमें हम। जी आबिद साहब, लास्ट वीक से यहाँ पे मुत्तहिदा अरब इमारात में कोविड-19 के हवाले से कुछ लोगों को जो दरपेश मसाइल थे, जिसमें सबसे ज़्यादा अहम यहाँ के वीज़ा की रिन्यूअल का मसला था कि वो टाइम पे नहीं हो पा रहे थे। तो उससे रिलेटेड जितने भी यहाँ पे ऑफिशियल बॉडीज़ थी, उनकी ऑनलाइन ब्रीफिंग से, मीडिया ब्रीफिंग से एक 19 मई को अनाउंसमेंट की गई है, नोटिफिकेशन जारी किया गया है कि वो 5 वीज़ाज की डिफरेंट कैटेगरीज वालों को आम माफ़ी का ऐलान किया गया है। 5 कैटेगरीज, ये 5 कैटेगरीज में कौन कौन सी हैं और इसका क्या फ़ायदा मिलेगा? जी, इस 5 कैटेगरीज में आबिद साहब पहले तो ये आता है कि जो लोग यहाँ पे विजिट पे आए हुए थे और वो अपने टाइम पे वापस नहीं जा सके, एक वो है। दूसरा ये है कि कुछ लोग अपने वीज़ाज, रेजिडेंस वीज़ाज टाइम पे रिन्यू नहीं कर सके। तीसरी कैटेगरी है जो अपने कंपनीज के लेबर कॉन्ट्रैक्ट मुकम्मल ना करने की सूरत में कंपनीज से भाग जाते हैं। चौथा ये है कि जो लोग अपने स्पॉन्सर से भी भाग जाते हैं, जिनको स्पॉन्सर ने अपस्टैंडिंग, जिसे अरबी में हरूब कहते हैं, हम रन अवे कहते हैं, या भाग गए, ठीक है, वो लोग शामिल हैं। और 5वीं कैटेगरीज जो है, जो यहाँ पे उनकी इलीगल तरीके से यूएई में एंट्री हुई है, वो लोग शामिल हैं। ये 5 कैटेगरीज इससे फ़ायदा उठा सकते हैं। अच्छा सर, चलें, ये तो बहुत अच्छा हो गया। हम पूछते हैं आपसे कि ये पहली जो कैटेगरी है, ख़ासतौर पे जो विजिट वीज़े वाले लोग हैं, वो काफ़ी परेशान भी दिखाई दे रहे हैं, उसका क्या नया कानून है या क्या उसमें वो किस तरह फ़ायदा हासिल कर सकते हैं? देखिए, इनके लिए मैं ज्वाइंटली 5 कैटेगरीज का एक ही आंसर दूंगा कि इनके लिए 2 तरीकों से ये लोग मुस्तफीज हो सकते हैं, 5 कैटेगरीज। एक तो ये है कि ये अपने मुल्क जाने के लिए इनको वीज़ा के फाइन, ओवरस्टे के फाइन, जो वायलेशन फाइन होते हैं, वो पे नहीं करने पड़ेंगे। अगर वो अपने, मैं आपकी बात कर रहा हूँ, अगर यानी अपने मुल्क जाना चाहते हैं, अगर उनका वीज़ा ख़त्म हो गया या ओवरस्टे हो गया, तो उस पर उनको फाइन नहीं देना पड़ेगा। जी बिल्कुल, ये 5 कैटेगरीज, ठीक है, इलीगल तरीके से एंट्रीज वाले लोग भी शामिल हैं। अच्छा, इसमें वो भी शामिल हैं जो इलीगल आए हैं या जिनके वो अब्सकॉन्डिंग हो गए? जी, जिनको अपने स्पॉन्सर ने या मुख्तलिफ कंपनीज ने अब्सकॉन्डिंग कराया हुआ है, यानी वो रनअवे या हरूब जिसे कहा जाता है, वो लोग भी शामिल हैं। वो बगैर फाइन पे किए वो अपने मुल्क जा सकते हैं। एक तो ये फ़ायदा है, और दूसरी इससे ज़्यादा बढ़ के जो मुझे खुशी हुई है कि ये लोग ब्लैक लिस्ट नहीं होंगे। अगर ये कल वीज़ा हासिल कर सकते हैं, यहाँ पे वर्क वीज़ा या कोई भी रेजिडेंस वीज़ा लेने में कामयाब हो सकते हैं, तो वो वापस आने के अहल होंगे। यानी अगर वो यहाँ से नया वीज़ा लेते हैं और वो अपने मुल्क चले जाते हैं, आसान लफ्ज़ों में हम ये कह सकते हैं कि अगर वो अपने मुल्क जाकर दोबारा वीज़ा अप्लाई करते हैं तो वो ब्लैक लिस्ट नहीं होंगे। जी, मैं थोड़ा सा यहाँ क्लियर करता चलूँ आबिद साहब, आपने जो कहा कि जो यहाँ पे वीज़ा हासिल करते हैं, इस वक्त उनके लिए है कि वो अपने फाइन को फाइन मतलब वेव ऑफ करा के, अपने आप को क्लियर करा के मैं पूछ रहा हूँ, पाकिस्तान चले जाएं, दोबारा वो आ सकते हैं। अच्छा, दोबारा यानी वो आ सकते हैं, राइट, यानी उन पे यहाँ पे फाइन जो होंगे वो खत्म हो जाएंगे, वो पाकिस्तान चले जाएंगे। जी, उनकी फाइल, जो पिछली फाइल है, बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। और अगर वो लोग जो कि यहाँ पे ही वीज़ा अपना स्टेटस चेंज करना चाहें, उसके लिए भी कुछ माफ़ी का ऐलान किया गया है? जी, ये आम हमारे लोगों में एक गलत फहमी है, उसको क्लियर करना बहुत ही ज़रूरी है। ये आम माफ़ी जो दी गई है, इस वक्त उन लोगों के लिए दी गई है जो यहाँ से अपने कंट्रीज़ को जाना चाहें, लेकिन यहाँ पे जो लोग अपने वीज़ाज़ को अपडेट करना चाहते हैं या उनको रेगुलर करना चाहते हैं, तो उन्हें फ़ाइन पे किए बगैर वो अपने वीज़ाज़ को रेगुलर नहीं कर सकते। उनके लिए ये आम माफ़ी नहीं है। यानी जो यहाँ पे अपना वीज़ा अगर चेंज करना चाहेंगे तो उनको फ़ाइन पे करने पड़ेंगे, उनके लिए माफ़ी नहीं है, लेकिन सिर्फ माफ़ी उन लोगों के लिए है जो अपने जो ग्रेस पीरियड के दौरान अपने मुल्क जाना चाहें। जी बिल्कुल, इसमें यह है कि इस वक्त के नोटिफिकेशन के मुताबिक
जो है उनको यहाँ पे अगर रहते हैं तो फाइन पे करना होगा। इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं कि फ्यूचर में शायद उनके लिए भी कोई आम माफ़ी का ऐलान किया जाए। सब एक और इशू है कि इससे पहले जो 31 मार्च को जिनका ख़त्म हो गए थे वीज़े और वो 31 दिसंबर तक डेट दी गई थी, तो उनके लिए क्या ऐलान किया गया? हाँ जी, देखिए थोड़ी सी कन्फ्यूजन है हमारे लोगों में। ये जो अभी 19 मई को नोटिफिकेशन जारी हुआ है उसके मुताबिक आम माफ़ी जो है वो 1 मार्च से पहले वाले लोगों के लिए भी अप्लाई होती है। उससे पहले एक अनाउंसमेंट की गई थी 1 मार्च 2020 के बाद जिन लोगों के वीज़े ख़त्म हो रहे थे, ठीक है, जो यहाँ पे विजिट पे आए, ट्रांजिट पे आए या उनके वीज़ा रिन्यूअल नहीं हो रही थी, तो वो 31 दिसंबर 2020 तक वैलिड करार दिए गए थे, ठीक है। लेकिन उसके बाद ये 19 मई को जो नोटिफिकेशन आया है ये 18 मई से इफेक्टिव है और ये 18 अगस्त तक 3 महीने के लिए ये आम माफ़ी है। ये इसमें 5 कैटेगरी यानी 1 मार्च ज़हन में रखिए, 1 मार्च के बाद वाले उसमें वो लोग शामिल नहीं थे वीज़ा वायलेटर या मतलब वीज़ों के इसके स्पॉन्सर के अपस्टैंडिंग। लेकिन जो 19 मई के नोटिफिकेशन है उससे 1 मार्च से पहले वाले लोग भी इससे फ़ायदा उठा सकते हैं। ये जो भी लोग उससे पहले मौजूद थे या उसके बाद वाले वो तमाम के तमाम लोग, तो इसको अप्लाई करने का या इसका कोई तरीकेकार भी होगा या ये सिंपली जाकर इमिग्रेशन में ही बात बन कैसे होगा इसका? जी, इसका नोटिफिकेशन तो बाकायदा तौर पे 19 मई को आया है और ये 18 मई से इफेक्टिव है। लेकिन ये है कि चूंकि 1-2 दिन में ईद की छुट्टियां आ गई हैं, ईद की छुट्टियों के बाद जैसे ही हमें नई अपडेट मिलेगी तो हम आम लोगों से ज़रूर शेयर करेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, एक और बड़ा मसला जो हमारे पास यहाँ मौजूद है, हमारे बैरून मुल्क पाकिस्तानी उनकी फैमिलीज़ यहाँ पे हैं और वो आना चाहते हैं, उसका भी तो तरीक़ेकार अनाउंस किया है हुकूमत ने, मुत्तहिदा अरब इमारात ने, वो क्या है? जी, उसको इस वक्त मुत्तहिदा अरब इमारात गवर्नमेंट ने 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया है। यानी उसकी 2 कैटेगरीज हैं? जी, वो कौन कौन सी हैं? एक वो कैटेगरीज है जो फैमिली अरसा दराज से यहाँ पे मुकीम हैं, जो रहते हैं, जी, ठीक है, उनके बच्चे बाहर पढ़ने के लिए गए हुए हैं या उनका फैमिली मेंबर किसी भी काम की वजह से पाकिस्तान या कोई अपने कंट्री में इंडिया में चला गया है, तो वो वापसी पे फ्लाइट ना होने की वजह से वो फंस गया, वहाँ पे नहीं आ सका, या किसी भी मुल्क में विजिट वीज़ा पे गया है जस्ट विजिट करने के लिए तो वो फंस गए हैं। एक कैटेगरी तो वो है, उनके के लिए दूसरे लफ्ज़ों में ये कहेंगे कि उनका होम कंट्री यूएई है। बेशक वो पाकिस्तान में बैठे हैं लेकिन उनका होम कंट्री यूएई बनता है क्योंकि उनकी फैमिली पूरी मुकम्मल उनके आने के बाद होगी। और दूसरी कैटेगरी इसमें शामिल है कि जो लोग यहाँ पे काम करते हैं मुख्तलिफ कंपनीज में एज ए एम्प्लॉयमेंट वीज़े के ऊपर हैं, वो मुल्क गए हुए हैं लेकिन उनको कंपनी को भी ज़रूरत है और वो आना चाहते हैं, तो वो दूसरी कैटेगरी वो लोगों की है। तो इसमें वो कैसे अप्लाई कर सकते हैं या वो कैसे अपने आप को मुल्क में वापस लेकर आ सकते हैं, उसका कोई तरीक़ेकार वाज़ह किया? जी देखिए, इसमें अगर मैं जाऊं, सबसे पहले लेबर के कॉन्ट्रैक्ट लॉ के मुताबिक जो यहाँ पे वहाँ पे रहते हैं उन लोगों के लिए तो गवर्नमेंट ऑफ मुत्तहिदा अरब इमारात ने जो 1 मार्च के बाद वीज़े ख़त्म होने वाले थे उसी कैटेगरी में अनाउंस कर दिया था उसी टाइम पे। जो लोग बाहर रहते हैं वो उन्होंने वापस आना है, 6 महीने से ज़्यादा टाइम उनको हो गया है, उनके वीज़े भी 31 दिसंबर 2020 तक वैलिड रहेंगे। 31 दिसंबर 2020 तक वैलिड रहेंगे वीज़े, अगर उनके वीज़े वो बैरून मुल्क हैं और उनके वीज़े एक्सपायर हो गए हैं। एक्सपायर हो गए आइदर वो उनको 6 मंथ, क्योंकि पहले 6 महीने के बाद उनका वीज़ा कैंसिल हो जाता था, सिस्टम कर देता था, लेकिन वो अब 6 महीने से ज़्यादा टाइम हो गया है उनको और 1 मार्च से बाद उन्होंने आना था, वो 31 दिसंबर 2020 तक वो वीज़े वैलिड होंगे। एक दूसरा ये है कि जिन लोगों ने नए वीज़ों पे आना था और उनके एंट्री परमिट निकले हुए हैं और उन्हें 1 मार्च को ट्रैवल करना था, 1 मार्च को या उसके बाद ट्रैवल करना था, उनके वीज़े भी 31 दिसंबर तक वैलिड होंगे। लेकिन यहाँ पे थोड़ी सी कंफ्यूजन है कि इस वक्त जितने भी वीज़े एंट्री परमिट आइदर विजिट वीज़ाज या एम्प्लॉयमेंट वीज़ाज के एंट्री परमिट थे वो सिस्टम में, माजरत के साथ छोटी सी कंफ्यूजन है यहाँ पे कि इसमें विजिट वीज़ा जैसे आप कह रहे हैं और एम्प्लॉयमेंट वीज़ा दोनों को डिफ्रेंशिएट तो नहीं किया गया, उसको एक ही कैटेगरी में रखा गया या अलग अलग किया गया है? नहीं, उसमें है कि एंट्री परमिट जो है वो आइदर विजिट वीज़ाज वाले का था, उसने
निकला हुआ था एंट्री परमिट और वो ट्रैवल नहीं किया उसने, ठीक है, लेकिन सिस्टम में तो उसका एंट्री परमिट आ गया है। और वो लोग जो एम्प्लॉयमेंट पे आने थे तो उनके पास एंट्री परमिट उनको पहुंच गया, उन्होंने 1 मार्च की फ्लाइट की टिकटें बुक कराई हुई थी, लेकिन वो फ्लाइट ना होने की वजह से नहीं आ सके। इन दोनों एंट्री परमिट को इस वक्त सिस्टम से डिलीट कर दिया गया है या उनको जो है इनएक्टिव कर दिया गया है। वो आप ये परेशान ना हो कि अगर आप सिस्टम में वो चेक करेंगे, स्मार्ट सर्विसेज की वेबसाइट पे अगर आप चेक करेंगे तो आपको वो इनवैलिड नजर आएगा, वो नजर नहीं आएगा, उस पर पता नहीं चलेगा कि उसकी क्या कंफर्मेशन है। तो उसका कुछ अनाउंसमेंट होगी दोबारा से या उसका क्या तरीकेकार होगा? हाँ, उसके लिए यह है कि उसको गवर्नमेंट ऑफ मुत्तहिदा अरब इमारात या तो दोबारा अप्लाई करने के लिए कहेगी कि इनको दोबारा अप्लाई किया जाए, पुरानी फीस रहेगी उसमें या नॉमिनल कोई एक्स्ट्रा फीस रख दी जाएगी, या इन वीज़ों को रीएक्टिवेट कर दिया जाएगा। रीएक्टिवेट करने में एक थोड़ी सी परेशानी विजिट वीज़ाज के लिए, जो टूरिस्ट कंपनी है वो बहुत से उन्होंने विजिट वीज़ाज अप्लाई किए हुए थे, उनके लिए परेशानी है कि वो विजिट वीज़ा जो लोगों ने आज से 4 महीने या 2 महीने पहले 3 महीने पहले लिया हुआ था, क्या वो उसके बाद जब इनको रीएक्टिवेट किया जाए तो वो आना चाहेंगे? मतलब उस टाइम पे उनको ज़रूरत नहीं हो यहाँ पे आने की, या उनके ऐसा सिनेरियो ना बन सकता हो कि वो आ सकें। तो इस वजह से ये अभी तक फाइनल नहीं हुआ है। तो जैसे ही ये मालूमात आएंगी कि उनको रीएक्टिवेट किया जाएगा या दोबारा अप्लाई किया जाएगा तो आप सबको मुत्तला करेंगे इंशाअल्लाह। और जो यहाँ से नए वीज़ों का क्या, अभी नए वीज़ों का इजरा का क्या तरीकेकार कुछ बनाया गया है? देखिए, नए वीज़े इस वक्त तक उसका कोई जो है ना स्टार्ट नहीं किया। हाँ, विद इन ए कंट्री वीज़ाज इस वक्त प्रोसेस उनके हो रहे हैं जो यहाँ पे रहते हैं, कंट्री के अंदर हैं, ठीक है। वो अपने वीज़ाज को रिन्यू भी कर सकते हैं, वो अपने वीज़े नए निकाल भी सकते हैं, उनके लिए है कंट्री के अंदर रहते हुए। लेकिन नए वीज़े बाहर आने वालों के लिए अभी तक नहीं है। बल्कि ये भी मैं एडिशनल आपको बताता चलूँ कि जो लोग यहाँ से पाकिस्तान या अपने कंट्रीज़ में गए हुए हैं और उन्होंने नए वीज़ों पे आना था, उनके पास वर्क परमिट मौजूद थे, लेकिन वो इस वक्त सिस्टम में वर्क परमिट उनको अगर आप चेक करेंगे तो आपको इनवैलिड दिखाए जाएंगे। लेकिन ये है कि मिनिस्ट्री जो है ना नोटिफिकेशन जारी किया है कि इन वीज़ों को कुछ वक्त के बाद, ठीक है, दोबारा या रीएक्टिवेट किया जाएगा या उनके लिए दोबारा अप्लाई करने के लिए दोबारा से कोई डेट नहीं अनाउंस करेंगे कि कब एक्टिवेशन होगी। और सर साहब, एक और बड़ा मसला है, जो पाकिस्तानी जो जिनके वीज़े हैं और जिनकी फैमिलीज यहाँ पे वो वहाँ पे मौजूद हैं पाकिस्तान में, वो आना चाहते हैं, उसका भी तो एक तरीकेकार अनाउंस किया है, वो क्या है? जी बिल्कुल। इस वक्त जो यहाँ पे आने के लिए इंटरेस्टेड हैं या जिनको आने का मसला है, वो 2 कैटेगरीज के लोग हैं। एक वो लोग हैं जो यहाँ पे जॉब्स करते हैं, कंपनी के लेबर कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक यहाँ पे आना चाहते हैं, उनके पास वीज़ाज हैं, एक वो कैटेगरी है। एक वो कैटेगरी है जो यहाँ पे जिनकी फैमिलियाँ अरसदराज से मुकीम हैं और उनके फैमिली में से कोई एक बंदा यानी उनका बच्चा या बेटा या बेटी पढ़ाई के सिलसिले में गया या किसी और काम के पर्पज़ के लिए पाकिस्तान गया है और वो वापस नहीं आ पा रहा है, ठीक है, तो उनके लिए यहाँ की गवर्नमेंट ने एक जो है वेबसाइट पे रजिस्ट्रेशन का तरीक़ेकार मुरतब किया है। इससे पहले एक जो है रजिस्ट्रेशन का तरीक़ेकार था, उस तरीक़ेकार के बाद अब न्यू स्मार्ट सर्विसेज को स्क्रीन पे दिखा देंगे। तो सब ये स्मार्ट रजिस्ट्रेशन जो है, इसका तरीक़ेकार क्या होगा और इसे हमको आदमी कैसे अप्लाई कर सकता है, वो थोड़ा सा अगर बता देंगे तो बेहतर हो जाएगा, लोगों को समझ आ जाएगी आसानी से। जी, ये बिल्कुल ही सिंपल तरीका उन्होंने रखा है, ठीक है। इसमें यह है कि इस वेबसाइट पे आप जाते हैं तो पेज को आप स्क्रॉल करेंगे और एंड ऑफ जो है स्मार्ट सर्विस की लिस्ट में चले जाएंगे। तो वहां पे आपने अदर सर्विसेज को क्लिक करना है। सही। अदर सर्विसेज के बाद आपके पास रेजिडेंसी आउटसाइड द यूएई एंट्री परमिशन इशू आएगा ऑप्शन, उसको आपने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने एक फॉर्म ओपन हो जाएगा और उस फॉर्म पे आपने पूरी इंफॉर्मेशन टाइप करनी है। फिर उसके बाद आपके पास डॉक्यूमेंट्स अटैच की फाइल आएगी, तो वो आपने तमाम डॉक्यूमेंट्स जो पीछे मैंने पेज में बताया है आपको 5 डॉक्यूमेंट टाइप के डॉक्यूमेंट्स, वो आप अटैच कर देंगे। एप्लीकेशन को आपने रिव्यू करना है, सबमिट कर देना है। सबमिट करने के बाद आपको
ट्रैकिंग आईडी मिल जाएगा, और ट्रैकिंग आईडी के बाद फर्दर इंफॉर्मेशन आपको ईमेल के थ्रू दी जाएंगी। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ मैं क्लियर करता चलूँ कि जो है मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर की तरफ से बार बार ये कहा गया है कि जब तक आपके पास ईमेल में अप्रूवल नहीं आए, आप किसी एयरलाइन और किसी ट्रैवल एजेंट से टिकट नहीं लेनी है। अप्रूवल लेने के बाद फर्दर प्रोसेस या सफरी हिदायत और सारी चीज़ें आपको ईमेल में डिटेल में बता दी जाएंगी। यानी जो अप्रूवल आएगी वो ईमेल के थ्रू आएगी कि जी आपकी जो आपकी एप्लीकेशन थी वो जमा हो गई है, एक्सेप्ट हो गई है, तो उसके बाद फिर आप जाकर अपनी बुकिंग करवा सकते हैं किसी भी एयरलाइन से। उससे मकसद ये कि उससे पहले आप बिल्कुल बुकिंग ना करवाएं जब तक आपके पास कंफर्मेशन नहीं आ जाती। राइट, बिल्कुल जी, टिकट नहीं लेनी, यानी टिकट उस वक्त तक नहीं लेनी जब तक आपके पास पूरी कंफर्मेशन नहीं आ जाए। नाज़रीन, आप ये सुन रहे हैं, खासतौर पे जो बैरून मुल्क पाकिस्तानी या दूसरे ममालिक में मौजूद हैं जो यूएई में आना चाहते हैं, जब आप रजिस्ट्रेशन करवा लेते हैं, रजिस्ट्रेशन के बाद ट्रैकिंग नंबर मिल जाता है, फिर उसके बाद आपको एक ईमेल आएगी, आपने जो भी ईमेल एड्रेस वहाँ पे अटैच किया, ऐसे ही ना, वो ईमेल आने के बाद वो कंफर्मेशन आपके पास आएगी कि योर एप्लीकेशन इज़ अप्रूव्ड या जैसे भी लिखा हुआ होगा, तो फिर आप जाकर अपनी बुकिंग करवाएं किसी भी एयरलाइन से, जिससे भी जो उस वक्त अवेलेबल सीट्स या जो एयरलाइन अनाउंस करेगी कि जी हम लोग दुबई के लिए अपना शुरू कर रहे हैं। सब ये तो हो गया, बहुत शुक्रिया इतनी अच्छी मालूमात देने के बारे में। और दूसरा, अभी एक नई ऐप लॉन्च की है मुत्तहिदा अरब इमारात में अल हुस्न के, तो वो क्या चीज़ है? जी, ये हेल्थ एंड प्रोटेक्शन डिपार्टमेंट की तरफ से एक ऐप इंट्रोड्यूस करवाई गई है जो पहले भी एक उस डिज़ाइन के ऊपर, यानी इसको मॉडिफाइड किया गया है। WHO की तरफ से पहले एबोला, सार्स और मार्स जैसी वबाई बीमारियों के लिए कंटेक्ट ट्रेसिंग एक सोर्स अपनाई गई थी, तो उसी को मॉडिफाइड करके या उसको मतलब IT की तरफ से के साथ रिलेट करके इन्होंने एक इंट्रोड्यूस कराई है, जो एक्चुअली ये है कि हमारे सेल्फ प्रोटेक्शन एक शील्ड बनती है ताकि आपको इन्फॉर्मेशन हो। और इसके लिए वो कोशिश कर रहे हैं कि भाई तमाम लोग इस ऐप्स को से इंट्रोड्यूस हों और इसको डाउनलोड करें। यानी इसका क्या फ़ायदा होगा? आप डाउनलोड करने से उसमें क्या चीज़ मिलेगी, उस पर क्या, यानी यूज़र क्या फ़ायदा उठा सकता है, अगर वो थोड़ा सा बता दें। हाँ, इसमें यह है कि आपके सामने बैठा हुआ बंदा जो बैठा है उसकी अगर आप देखते हैं कि एक लाइट होती है, आपको मैसेज आ जाएगा कि ये टेस्टेड किया हुआ है, टेस्ट हो चुका है इसका या नहीं हो चुका, एक, और अगर इसका हो चुका है तो ये पॉजिटिव रहा है या नहीं रहा है, ठीक है, कि इसकी हिस्ट्री उसको आपको पता चल जाएगी, ठीक है, तो आप उस हिसाब से अपनी प्रोटेक्शन कर सकते हैं। और इसने टेस्ट नहीं किया हुआ तब भी आपको पता चल जाएगा, तो आपको अपने इन्वायरमेंट के हिसाब से आप दूसरे लोगों की इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएंगी, आपकी इन्फॉर्मेशन उनको मिल जाएगी। चलें, ये तो बहुत अच्छी चीज़ है और उम्मीद है कि इससे आम पब्लिक बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठाएगी। सो सब ईद की आमद है, ईद की तैयारियां भी हैं, और इस दफ़ा कोविड-19 ने वो ईद की गहमा गहमी को भी ख़त्म कर दिया है। तो ईद के हवाले से आज इस प्रोग्राम को कहाँ पे हम लेकर चलें और क्या कहना चाहेंगे? जी, मेरा पहले तो यही होगा कि ख़ास तौर पे अपनी पाकिस्तानी कम्युनिटी की तरफ से कि हम जिस मुल्क के अंदर रहते हैं उनके रूल्स एंड रेगुलेशन की रिस्पेक्ट भी करें और उनको ओबे भी करें। जी जी। और यहाँ पे जैसे एडमिनिस्ट्रेटिव इदारे यहाँ के कोविड-19 के हवाले से उनके जो भी नोटिफिकेशंस हैं उनके ऊपर हमें बाकायदा तौर पे अमल करना चाहिए, और ईद के ऊपर हमें बाहर नहीं निकलना चाहिए। ईद नमाज की हद तक भी बहुत से यहाँ पे हिदायत दी गई हैं कि आप घर के अंदर ही ईद नमाज अदा कर सकते हैं बैठ के, तो हमें रश से अवॉइड करना चाहिए, सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखना चाहिए, ये चीज़ें हमें बड़ी एहतियात करनी चाहिए। और आखिर में एक मेरा रिवायती जो मैसेज होता है कि अल्लाह की सबसे प्यारी और कायनात की खूबसूरत तरीन शय इंसान है, आप इंसान से मोहब्बत कीजिए। बहुत शुक्रिया सऊद साहब, आपने इतनी अच्छी इन्फॉर्मेशन दी, और उम्मीद है कि मेरे सुनने वाले और देखने वाले तमाम हाजरीन और नाज़रीन इससे फ़ायदा उठा सकेंगे। और सब लोगों को ईद मुबारक।